Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your guide and trainer for cracking all school teaching exams. And I welcome you all on this revolutionary and exceptional channel that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you all are watching our videos very carefully and you all are taking some kind of benefits from it as well. So keep watching, keep liking, keep subscribing and keep motivating us to do better work. Okay? So आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगेन एक थ्योरी मैं लेके आई हूँ आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज थ्योरी. So today's topic is, as you can see on your screen, that is Kohlberg's theory of moral development. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कुछ डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगी जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस लेके आई थी, वाइगॉट्स्काय की और पियाजे की जो थ्योरी मैं लेके आई थी, वो दोनों थ्योरीज थी आपकी लिंक्ड विद योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ओके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या था? माइंड के साथ लिंक्ड, हाउ योर माइंड गेट्स डेवलप्ड, वो उसके ऊपर बेस्ड थ्योरीज थी. लेकिन जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो टोटली डिफरेंट थ्योरी है. वाई? बिकॉज ये हमें बताती है एक पर्सन के मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में. अब मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है? मॉरलिटी होती है आपके, आप कह सकते हो आपके वैल्यूज़, ठीक है, आपकी मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, किस तरह से आप सोसाइटी में बिहेवियर है आपका, ठीक है. आपको मॉरल डेवलपमेंट का मतलब होता है दैट कहीं ना कहीं आपको गुड थिंग्स और बैड थिंग्स के बारे में डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है. सो कैसे आप मॉरली, आपके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपके जो एथिक्स हैं, ठीक है, जो आपका जो बिहेवियर है वो कैसे डेवलप होता है, उसके बारे में कोलबर्ग ने हमें यहाँ पर बताया है. तो स्टार्ट करते हैं कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. ओके, सबसे पहले बच्चे, कोलबर्ग के माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया? कैसे उन्होंने ये पता किया कि एक मॉरल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है? उनको ये आइडिया आया फ्रॉम अ कन्फ्यूजन. कोलबर्ग्स मॉरल डिलेमा. डिलेमा का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, कि आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है या आपके लाइफ में एक ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप डिलेमा में हो जाते हो. डिलेमा मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि व्हाट शुड आई डू, मुझे मेरे अकॉर्डिंगली क्या सही है और सोसाइटी के अकॉर्डिंगली क्या सही है, क्या गलत है. सही और गलत में जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, डिलेमा में हो जाते हो, तो उसका मतलब क्या हो जाता है? दैट यू आर इन सम काइंड ऑफ मॉरल डिलेमा. ठीक है, तो ये डिलेमा कहाँ से आया कोलबर्ग के माइंड में, उसकी एक स्टोरी है. ठीक है, सो कोलबर्ग की ये डेवलपमेंट थ्योरी को समझने से पहले हम समझते हैं कि कौन सी ऐसी स्टोरी है जिसने कोलबर्ग के माइंड में ये डिलेमा क्रिएट किया. ये स्टोरी कुछ ऐसी है. इन यूरोप अ वुमेन वॉज नियर डेथ फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ कैंसर. ठीक है, एक कंट्री है यूरोप, वहाँ पे एक वुमेन थी, ठीक है, जो कि शी वॉज वेरी नियर हर डेथ. ठीक है, और उसकी डेथ के वो इतने पास क्यों थी? क्योंकि उसको एक डिसीज़ थी. वो डिसीज़ कौन सी थी? कैंसर. देयर वॉज वन ड्रग दैट द डॉक्टर्स थॉट माइट सेव हर. ओके, अब डॉक्टर्स के पास एक ऐसा ड्रग था, ठीक है, जिससे उनको लगता था कि शायद उस जो वुमेन है वो बच सकती है अगर उसको वो ड्रग कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो जाता है. इट वॉज अ फॉर्म ऑफ रेडियम दैट अ ड्रगिस्ट इन द सेम टाउन हैड रिसेंटली डिस्कवर्ड. और ये एक ड्रग था. ड्रग का नाम क्या था? रेडियम. ठीक है, जो कि एक केमिस्ट, एक ड्रगिस्ट के पास था सेम टाउन में, जो कि उसने रिसेंटली डिस्कवर किया था. The drug was expensive to make, but the druggist was charging 10 times what the drug cost him to make. अब वो जो ड्रग था, वो जो मेडिसिन थी, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगी थी. और वो जो ड्रगिस्ट था जिसने उस मेडिसिन को बनाया था, वो उस ड्रग के लिए 10 टाइम्स ज़्यादा जो है वो चार्ज कर रहा था. ठीक है, he paid $400 for the radium and charged 4,000 फॉर द स्मॉल डोज ऑफ द ड्रग. अब उस ड्रगिस्ट ने रेडियम को बनाने के लिए $400 खर्च किए थे
और वो कितना चार्ज करता था, $4,000 चार्ज करता था उस ड्रग को आगे सेल आउट करने में, ठीक है। नाउ द सिक वुमेन्स हस्बैंड हाइंस वेंट टू एवरीवन ही न्यू टू बोरो द मनी। अब उस जो वुमेन का, वो जो कैंसर के साथ जिसकी जो वुमेन थी, उसका हस्बैंड था, उसका नाम क्या था, हाइंस, ठीक है। और वो बहुत ही गरीब आदमी था और वो अपने हर एक अपने हर एक फ्रेंड के पास गया, ठीक है, अपने नोन पर्सन्स के पास गया कि लोग जो है उसको थोड़ी सी मनी दे दें, ठीक है, टू बाय दैट पर्टिकुलर ड्रग, एंड ट्राइड एवरी लीगल मीन्स बट ही कुड ओनली गेट टुगेदर अबाउट $2,000 इज़ हाफ ऑफ वाट इट कॉस्ट। अब बहुत सारी जद्दोजहद करने के बाद हाइंस को सिर्फ $2,000 ही उसके पास इकट्ठे हुए, ठीक है, जो कि बिल्कुल हाफ अमाउंट थी उस ड्रग को लेने के लिए। आई होप आपको स्टोरी यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, he told the druggist that his wife was dying and asked him to sell it cheaper or let him pay later. अब हाइंस गया उस ड्रगिस्ट के पास, ठीक है, उसने उसको जाके बोला कि लुक माय वाइफ इज़ डाइंग, ठीक है, आप जितने मेरे पास पैसे हैं आप उतने पैसे ले लो और मुझे वो ड्रग दे दो, या फिर आप मुझे वो ड्रग दे दो और मैं बाद में आपको जो बाकी की पेमेंट है आई विल पे इट लेटर टू यू, ठीक है। बट द ड्रगिस्ट सेड नो, आई डिस्कवर्ड द ड्रग एंड आई एम गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट। लेकिन उस ड्रगिस्ट ने क्या किया, बिल्कुल ही हाइंस को वो ड्रग देने से मना कर दिया। उसने ये बोला कि आप फुल पेमेंट ले आओ एंड आई विल गिव यू द ड्रग, ओके। So, having tried every legal means, Heinz gets anxious and considers breaking into the man's store to steal the drug for his wife. अब हाइंस ने क्या किया, सभी लीगल मीन्स अपना लिए, ठीक है, अच्छा बन के उसने वो ड्रगिस्ट के पास भी गया, उसने पैसे भी इकट्ठे करे, ठीक है, हर लीगल वे में गुड बॉय बन के, गुड बच्चे की तरह बन के उसने हर एक चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हुई, तो उसके पास एक ही जो है, अब एक ही वे आउट बचा था कि वो उस मैन का जो स्टोर है उसको ब्रेक करे, उसको तोड़े और वो जो ड्रग है वो अपनी वाइफ के लिए ले आए, स्टील आउट करे। स्टील मतलब कि किसी भी चीज़ को फोर्सफुली ले आना, ठीक है। तो उसके पास बस एक यही चीज़ बची थी, तो उसने क्या करा, उसने उस वो जो ड्रगिस्ट की जो दुकान थी उसको तोड़ा और उस वहाँ से उसकी जो ड्रग है उसको वो अपनी वाइफ के लिए उसने स्टील कर लिया, ठीक है। सो ये सारी स्टोरी थी। अब कोलबर्ग का डिलेमा क्या है, अब कोलबर्ग का डिलेमा यहाँ पे है मॉरल वैल्यू के ऊपर बेस्ड। शुड हाइंस स्टील द ड्रग, कि क्या हाइंस को वो ड्रग स्टील करना चाहिए था, क्यों करना चाहिए था और क्यों नहीं करना चाहिए था। सो ये स्टोरी जो है कोलबर्ग के माइंड में इतनी ज़्यादा डीप हो गई कि उसने एक थ्योरी ही बना डाली मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। क्यों हम गुड और बैड के बीच में इतना डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, ये सब को एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये मॉरल डिलेमा की जो थ्योरी है वो इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। आई होप कि आपको इस थ्योरी की इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, कोलबर्ग स्टेजेस। अब कोलबर्ग ने इसको डिफरेंट स्टेजेस में एक्सप्लेन करा है। इसके थ्री लेवल्स हैं इसके, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और हर एक लेवल के अंदर आपको 2 स्टेजेस मिल जाएंगी मॉरल डेवलपमेंट की, ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल, अब ये जो लेवल है ये आता है जब आपका बच्चा अडोलेसेंट से पहले की स्टेज, मतलब आपका बच्चा अभी स्कूलिंग में है, ठीक है, वो प्रॉपर अडोलेसेंट नहीं हुआ, तो ये जो लेवल है वो उस बच्चे के लिए होगा दैट चाइल्ड हु हैव नॉट एक्सेप्टेड और हु हैव नॉट गोन थ्रू द अडोलेसेंट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल क्या है, अडोलेसेंट वाले बच्चों के लिए, कि जो बच्चा है उसने अडोलेसेंट स्टेज को पार कर लिया है, ठीक है, तो ये लेवल जो है उन बच्चों के लिए होगा। नेक्स्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है वो आपके एडल्ट के लिए होगा, जो आपके एडल्ट्स हैं,
उनके ऊपर ये लेवल जो है वो फिट होता है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल फॉर द चाइल्ड हु आर अंडर अडोलेसेंट स्टेज, कन्वेंशनल लेवल the child who have crossed the adolescent stage, and post conventional level for the adult only. Okay, so प्री कन्वेंशन लेवल में आती है आपकी दो स्टेजेस, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। स्टेज 2 है द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। कन्वेंशन लेवल में आता है एक स्टेज दैट इज़ द गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। स्टेज 4 द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। और पोस्ट कन्वेंशन लेवल में आते हैं नेक्स्ट 2 स्टेजेस दैट इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। हम 1 बाय 1 इन सभी स्टेजेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ मॉरल रीजनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेवल है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये अडोलेसेंट से पहले वाली स्टेज के बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो इतनी डेवलप नहीं हो पाती। आपको नहीं पता सोसाइटी क्या है, आपको नहीं पता गुड क्या है, बैड क्या है, और ना ही आप गुड और बैड के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने में एबल हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रिवॉर्ड्स के ऊपर और आपके पनिशमेंट्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट लेवल है आपका कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पे आपको गुड और बैड में डिफ्रेंशिएट करना आ गया है, बिकॉज ये आपकी अडोलेसेंट वाली स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता लग गया है कि सोसाइटी के कौन से लॉज हैं, कौन से रूल्स हैं, और आपको ये भी मालूम पड़ गया है कि आपने अगर सोसाइटी में रहना है, समाज में एक अपनी पोजीशन बनानी है, तो आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल एडल्ट्स के लिए होता है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली एडल्ट्स। और इसमें क्या होता है, आप सोसाइटी की आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो फुली डेवलप हो चुकी होती हैं, और यहाँ पे आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते, यहाँ पे आप सोचते हो लोगों के इंटरेस्ट के बारे में। मतलब यहाँ पे आप लोगों की भलाई के बारे में, काम करने के बारे में सोचते हो, कैसे आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, कैसे आप सोसाइटी को और मॉरली डेवलप कर सकते हैं, ये सब इस स्टेज में आता है, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट इज प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पनिशमेंट्स एंड रिवॉर्ड, ठीक है। जो भी राइट है, जो भी रॉन्ग है, आपको उसमें कोई डिफरेंस नहीं पता, ठीक है। आपको सिर्फ क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। अच्छे काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, और बुरे काम करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है, वही है कि बिहेवियर दैट रिजल्ट इन पनिशमेंट आर बैड, ठीक है। अगर आपने कोई काम किया, ठीक है, उस काम के बदले में आपको पनिशमेंट मिली, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए बैड वर्क हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कोई एक्टिविटी की और उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिले, तो वो क्या हो जाएगा, आपके लिए गुड एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, राइट, ओके। अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं हमारी स्टेजेस। स्टेज फर्स्ट देखो क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अब नाम से आपको पता लग रहा है यहाँ पे आप क्या हो, आप ओबीडियंट बनने की कोशिश करते हो, ठीक है। ओबीडियंट बनने की कोशिश क्यों करते हो, क्योंकि आपने यहाँ पे पनिशमेंट को अवॉइड करना होता है, ठीक है। एक जो छोटा बच्चा है वो यहाँ पे ओबीडियंट बनने की कोशिश करता है, ठीक है। हालांकि उसको मोरालिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको नहीं पता सोसाइटी क्या है, उसको नहीं पता कि मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, उसको नहीं पता एथिक्स क्या होते हैं, उसको नहीं पता हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, उसको कुछ भी नहीं पता है, वो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे फिर भी अपने पेरेंट्स की बात मानता है और उनके प्रति ओबीडियंट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता है। यहाँ पे उसको पता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी बैड एक्टिविटी करूँगा तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, उसका रिज़ल्ट होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। सो मोरालिटी इज़ बेस्ड अपॉन द फिजिकल पनिशमेंट दैट फॉलोज एन एक्शन रादर देन राइट और रॉन्ग। अब उसको नहीं पता राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, गुड एक्टिविटी क्या है, बैड एक्टिविटी क्या है। वो ये सब डिफ्रेंशिएट कैसे करता है,
अगर उसको किसी चीज़ को करने के बाद रिवॉर्ड मिलता है तो वो उसके लिए गुड एक्टिविटी है। अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसको करने के बाद उसको पनिशमेंट मिल गई है तो वो उसके लिए बैड एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है। सो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, द चाइल्ड वॉन्ट ग्रैब द कैंडी एट अ सुपर मार्केट फॉर फियर ऑफ बींग स्लैप्ड। अब यहाँ पे एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है, सुपर मार्केट में वो गया अपनी मम्मा के साथ, ठीक है, लेकिन वो वहाँ से कोई भी कैंडी उठाएगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि उसको पता अगर मैंने कोई कैंडी उठाई बिना बताए तो मम्मा जो है वो उसको स्लैप मार देगी। ठीक है, तो बच्चे को नहीं पता कि कैंडी उठाना सही बात है या गलत बात है, वो मॉरली डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो ये चीज़ को अवॉइड करेगा। क्यों अवॉइड करेगा? क्योंकि उसको पता है कि रिजल्ट क्या होगा, उसको थप्पड़ मिलेगा, द मॉम विल स्लैप हिम और हर। ओके, आई होप कि आपको ये स्टेज क्लियर है। नेक्स्ट स्टेज है रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन जो स्टेज है वो टिट फॉर टैट स्टेज भी होती है। टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है, जैसे आप मेरे साथ करोगे मैं आपके साथ वैसा ही रिटर्न में आपको दूंगा। ठीक है, सो ये आप नोट कर लेना, रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन जो है यहाँ पे उसको हम टिट फॉर टैट स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो है ऑफ कोर्स सेम है कि वो मॉरली डेवलप नहीं हुआ, उसको नहीं पता राइट क्या है रॉन्ग क्या है, बट वो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब अगर उसको कोई भी चीज़ करने से रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो वही चीज़ को दोहराएगा। ठीक है, रिवॉर्ड इन द सेंस कि अगर कोई चीज़ को करने में उसका खुद का इंटरेस्ट है तो ही वो चीज़ को करेगा, अदरवाइज वो उस चीज़ को नहीं करेगा। ठीक है, द कंसर्न इज़ व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। उसका कंसर्न क्या है कि अगर मैंने ये चीज़ करी तो उस चीज़ में मेरा क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी वो हरकतें करता है, एक्टिविटीज़ करता है, वो उसमें सिर्फ अपना ही इंटरेस्ट ढूंढता है कि मेरा इसमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, एक्शन इज़ जज्ड राइट इफ़ इट हेल्प इन सेटिस्फाइंग वंस नीड और इन्वॉल्व्स अ फेयर एक्सचेंज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, अ मदर टेल्स हर चाइल्ड इफ़ यू आर क्वाइट एट द मॉल आई विल बाय यू एन आइसक्रीम। ठीक है, अब देखो एक मम्मा है, एक मदर है, वो अपने बच्चे को क्या बोल रही है, अगर आप मॉल में चुपचाप मेरे तंग नहीं, अगर आप चुपचाप मॉल में जाओगे मेरे साथ, ठीक है, कोई भी ऐसी वैसी हरकत, इफ़ यू डोंट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंग्स देयर ना, तो मैं क्या करूँगी, आपको आइसक्रीम बाय करके दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान नोट करने वाली बात ये है कि बच्चा यहाँ पे क्वाइट क्यों रहेगा, बच्चा यहाँ पे चुप क्यों रहेगा? इसलिए नहीं कि वो अच्छा बच्चा है। ठीक है, वो अच्छा बच्चा दिखाने के लिए यहाँ पे चुप नहीं रहेगा। वो यहाँ पे चुप क्यों है? सिंपली क्योंकि उसको एक आइसक्रीम मिल रही है इन रिटर्न। ठीक है, अब ये टिट फॉर टैट कैसे हुआ? टिट फॉर टैट मतलब अगर तो उसकी मम्मा उसको आइसक्रीम बाय करके देगी तो वो मॉल में क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा ईजिली। वो जहाँ पे भी आप जा रहे हो आपके साथ जाएगा चुपचाप। ठीक है, आपकी हर एक इंस्ट्रक्शन को ही विल फॉलो। लेकिन अगर आप उसको आइसक्रीम नहीं लेके दोगे तो वो क्या करेगा, इससे उल्टा बिहेव करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर कि यहाँ पे इस स्टेज में वो मॉरली डेवलप नहीं है, वो एक्टिविटीज़ करता है, ओबीडियंस शो करता है, लेकिन क्यों शो करता है? क्योंकि इसमें उसका कोई अपना खुद का इंटरेस्ट छुपा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है आपका कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर सोसाइटी लॉज। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो बच्चा है वो अडोलेसेंट की स्टेज में पहुँच चुका है और वो बच्चा जो है यहाँ पे कोशिश करता है कि वो सोसाइटी में अच्छा दिखे, अच्छा लोग उसको समझे कि येस दिस बॉय और दिस गर्ल इज़ वेरी गुड। ठीक है, और वो इस तरह से अच्छा बनता क्यों है? क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर वो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है, अगर वो अच्छा बिहेवियर नहीं शो करेगा तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे गुड बॉय और गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है। वो हर एक चीज़ करता है जिससे सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, सो यहाँ पे वो क्या करता है,
जो सोसाइटी के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करता है और वो उन लॉज के अगेंस्ट नहीं जाता। ठीक है। सो गुड बिहेवियर इज़ मोटिवेटेड टू मेंटेन द अफेक्शन अप्रूवल ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अब वो यहाँ पे गुड बिहेवियर क्यों मेंटेन करता है? क्योंकि उसको लव चाहिए, उसको अफेक्शन चाहिए, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए सोसाइटी से, उसके फ्रेंड से और उसके रिलेटिव से। ठीक है। यहाँ पे उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे जो है उसका सोसाइटल इंटरेस्ट है। ओके। सो कन्वेंशनल लेवल के अंदर भी 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 3 पे आते हैं गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। ठीक है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि जो बच्चा है यहाँ पे वो गुड बनने की कोशिश करता है, गुड गर्ल, गुड बॉय ऐसे बनने की कोशिश करता है। ठीक है। People should live up to the expectations of the family, community and behave in good ways। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो विलिंगली यहाँ पे गुड बिहेवियर करने की कोशिश करता है फैमिली के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, ठीक है, अपने आसपास के सराउंडिंग्स के साथ। ठीक है। और वो ऐसे क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी, उसकी फैमिली और उसका हर क्लोज्ड वन जो है वो उसको एक्सेप्ट करे, उसकी अच्छाई के लिए उसको एक्सेप्ट करे और लोगों में भी उसकी प्रेज़ हो कि येस दिस बॉय इज़ वेरी गुड, दिस गर्ल इज़ वेरी नाइस। ठीक है। सो इस चीज़ के लिए वो यहाँ पे गुड बॉय और गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है। ठीक है। गुड बिहेवियर मीन्स हैविंग गुड मोटिव्स एंड इंटरपर्सनल फीलिंग्स सच एज लव, एम्पैथी, ट्रस्ट एंड कंसर्न फॉर अदर्स। और यहाँ पे वो दूसरों के लिए भी कंसर्न्स को शो करता है। ठीक है। और यहाँ पे वो जो बच्चा है वो मॉरली डेवलप हो चुका है, उसको पता है कि अगर मैंने सोसाइटी में रहना है तो मुझे गुड मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो अपने आप में लेके आनी पड़ेंगी। ठीक है। बैड लोगों को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको ये भी पता है। इस स्टेज के ऊपर आकर वो गुड थिंग्स और बैड थिंग्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देता है और वो वही चीज़ें करता है जो कि उसके लिए गुड हैं, सोसाइटी के लिए गुड हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलंटियरिंग एट अ नर्सिंग होम इज़ द राइट थिंग्स टू डू। ठीक है। मतलब अगर आप किसी नर्सिंग होम में अपने विलिंगनेस से जा रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को गुड शो कर रहे हो, आप अपने गुड मॉरल वैल्यूज़ को शो कर रहे हो। ठीक है। आप अपने गुड बिहेवियर को शो कर रहे हो। क्यों शो कर रहे हो? बिकॉज यू वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द सोसाइटी। ओके। नेक्स्ट 4th स्टेज है आपकी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में बच्चा क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो लॉ मेंटेन करे हैं सोसाइटी ने, वो उस लॉज के अगेंस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि उसके माइंड में ये होगा कि अगर वो सोसाइटी के लॉज से अलग जाएगा तो कहीं ना कहीं वो जो है सोसाइटी के लॉ के अगेंस्ट जाके वो लोगों के अगेंस्ट हो जाएगा और लोगों के बीच में जो है उसकी एक बैड इमेज बन जाएगी। सो ही डोंट वांट टू बी अ बैड गाय। ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, सोसाइटी को एज अ होल देखता है। सोसाइटी में जो भी लॉज हैं, जो भी ऑर्डर हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको वो फॉलो करता है, उनको वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू ड्रिंक एंड ड्राइव you are endangering the lives of others on the road, not just yourself। अब यहाँ पे गवर्नमेंट आपको पता है कि अगर आप ड्रिंक करोगे और ड्रिंक के साथ आप ड्राइव भी कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, ये लॉ के अगेंस्ट है। और अगर आप ये करते हो तो आप सिर्फ अपनी ही लाइफ को नहीं, दूसरों की लाइफ को भी डेंजर में डाल रहे हो। तो ही विल नॉट डू दैट थिंग्स दैट आर एंटी द सोशल लॉज। ठीक है। वो सोशल लॉज में रह के ही अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेगा और जो सोसाइटी के जो लॉज हैं उनको ओबे करने की, उनको फॉलो करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है। नेक्स्ट लेवल है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बच्चे आपका आता है अडल्ट्स में। ओके। इफ़ यू आर एन अडल्ट देन दिस लेवल बिलोंग्स टू यू। ठीक है। यहाँ पे क्या है, पर्सनल मॉरल बिलीव्स एंड वैल्यूज़। यहाँ पे आपके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो मॉरल डेवलपमेंट है, जो बिलीव्स हैं आपके, वो इंडिविजुअलाइज्ड हो जाते हैं,
पर्सनल हो जाते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे आप सोसाइटी से ऊपर उठ के सोचने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, आप पूरी सोसाइटी के बारे में, लोगों की वेलबींग के बारे में सोचना शुरू कर देते हो। आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जिससे मैक्सिमम लोगों का भला हो सके, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप सोसाइटी के लॉज से भी ऊपर उठ जाते हो, ठीक है। मोस्ट अडल्ट डू नॉट रीच दिस लेवल। अब ये लेवल इतना कॉम्प्लेक्स लेवल है कि ज़्यादातर अडल्ट जो हैं वो इस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाते, ठीक है। बिकॉज हम लोग समटाइम्स हम लोगों में इतना, आप कह सकते हो, इतना एनर्जी ही नहीं होती, या हमारे में आप कह सकते हो कि इतनी नीड भी नहीं होती कि हम लॉस के ख़िलाफ़ जाएं या कुछ ऐसा करें कि जिससे लोगों की भलाई हो। कभी कभी हम इन चीज़ों को अवॉइड भी करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द अडल्ट जो हैं वो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं, वो स्टेज 4 तक पहुँच के ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आती है स्टेज 5, दैट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बच्चा है, जो अडल्ट है, सॉरी बच्चा तो नहीं होगा यहाँ पे, एडल्ट जो है वो क्या करेगा, वो सोसाइटी के लॉज को, रूल्स को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। चैलेंज करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा या उनको चेंज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो मॉरली बिल्कुल डेवलप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे उसको बिल्कुल पता लग गया है कि अगर ये लॉ किसी भी पर्सन के अच्छे के लिए है तो ये लॉ ठीक है, लेकिन अगर ये लॉ किसी भी पर्सन के भलाई के लिए नहीं है, या अगर ये लॉ जो है किसी के वेलफेयर के अगेंस्ट है, तो वो उस लॉ को मॉडिफाई करने में या चेंज करने में बिलीव करता है यहाँ पे, ठीक है। हेयर वो सोसाइटी से ऊपर उठ जाता है, ठीक है। लोगों का नज़रिया यहाँ पे उसके लिए मैटर नहीं करता, यहाँ पे उसका खुद का जो नज़रिया है, जो खुद के बिलीव्स हैं, खुद की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे उसको वो ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। सो देखिए, एट स्टेज 5 पीपल बिगेन टू आस्क व्हाट मेक्स अ गुड सोसाइटी। अब यहाँ पे उसको लगता है कि अगर ये सोसाइटी है तो ये सोसाइटी कैसे और अच्छी हो सकती है, ठीक है। They begin to think about society considering the rights and values that a society ought to uphold। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, सोसाइटी के लॉज को मॉडिफाई करते हैं, उनको चेंज करते हैं। और ये मॉडिफिकेशन और चेंजिंग क्यों करते हैं, सो दैट कि जो लोग हैं उनका भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोशल वेलफेयर हो सके, ठीक है। यहाँ पे वो सोसाइटी से ऊपर उठ गए, ठीक है। यहाँ पे वो लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जबकि लॉस के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोच रहे, ठीक है। आई होप आपको ये स्टेज क्लियर है। नेक्स्ट इज़ योर स्टेज 6 एंड दिस इज़ योर लास्ट स्टेज, दैट इज़ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल मतलब जो हर एक जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। दुनिया के किसी भी पार्ट में आप जाओ, लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एथिक्स हैं, वो आपको दुनिया में के हर एक पार्ट में यूनिवर्सल होंगे, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या है, हम बात करते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की दैट आर एप्लीकेबल टू द होल वर्ल्ड, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ऑल मैन आर इक्वल, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ और ऑल मैन आर क्या है, ये एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ठीक है। जो पूरी यूनिवर्सली जो स्टेटमेंट है, इसको सब लोग मानते हैं, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। एज ह्यूमन बींग्स वी आर ऑब्लाइज्ड टू लिव बाय द प्रिंसिपल दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल रिगार्डलेस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्शुअल ओरिएंटेशन और पॉलिटिकल बिलीफ। जस्टिस इज़ यूनिवर्सल, सो अनजस्ट लॉस मस्ट बी ब्रोकन। अब यहाँ पे आके जो एक अडल्ट है वो सोचता है सिर्फ और सिर्फ लोगों की वेलफेयर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे वो सिर्फ लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि सोसाइटी में कौन से लॉज चल रहे हैं या हमें ये लॉज फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। यहाँ पे आके उसका जो डिलेमा है, जो कन्फ्यूजन है, वो बिल्कुल ही दूर हो जाती है कि वेदर आई शुड डू दिस वर्क और वेदर आई शुड नॉट डू दिस वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, जस्टिस को यहाँ पे वो यूनिवर्सल मानता है,
कुछ भी हैपन हो रहा है आपकी सोसाइटी में, इट शुड बी लॉफुल, इट शुड बी जस्टिसफुल, ठीक है। सो जस्टिस को वो यहाँ पे बिल्कुल ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर मान रहा है वो यहाँ पे। और वो क्या कर रहा है, अगर कोई भी अनजस्ट लॉज हैं, ठीक है, ऐसे लॉज हैं जहाँ पे लोगों को, जिसको फॉलो करके लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा, तो ऐसे लॉज को वो क्या करता है, ब्रेक करने की कोशिश करता है या ब्रेक कर देता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं, यहाँ पे वो लोगों की वेलबींग के बारे में सोच रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे वो मॉरली डिवेल्प हो चुका है, वो हर एक वो हर एक टाइप के डिस्क्रिमिनेशन से वो ऊपर उठ चुका है, ठीक है। यहाँ पे उसके लिए एक ही काम है, और वो काम क्या है, ह्यूमैनिटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल, आप या देखो, रोज़ा पार्क्स रिफ्यूज़ टू सिट इन द बैक ऑफ द बस बिकॉज इट वाज अनजस्ट लॉ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स। अब रोज़ा पार्क एक यहाँ पे लेडी थी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन कास्ट से बिलोंग करती थी। सो उन्होंने क्या करा, बस की बैक सीट पे बैठने से मना कर दिया, बिकॉज ये एक डिस्क्रिमिनेटिंग लॉ था अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स, ठीक है। सो यहाँ पे वो क्या कर रही हैं, यहाँ पे वो ऐसे लॉज को ब्रेक कर रही हैं जो कि अनजस्ट हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग। नेक्स्ट है बच्चे आपका क्रिटिसिज्म। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें कोलबर्ग थ्योरी की, तो 3 मेन एस्पेक्ट से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है कि जो भी उनके आइडियलिस्टिक मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल्स कई साइकोलॉजिस्ट ने सपोर्ट नहीं करे, कि जो भी आप अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को डिफ़ाइन कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो मॉरल प्रिंसिपल्स ही क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने क्या बोला कि जो कोलबर्ग की जो स्टोरी है, जो कोलबर्ग का जो डिलेमा है, वो क्या है, वो कल्चर बेस्ड है। और वो कौन से कल्चर के ऊपर बेस्ड है, वो वेस्टर्न कल्चर के ऊपर बेस्ड है। सो डिफरेंट कल्चर जो है वो ये जो थ्योरी है वो डिफरेंट कल्चरल एक्सपेक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड वन क्या है कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो टोटली बेस्ड है आपके मेल्स कैंडिडेट्स के ऊपर, ठीक है। जो भी उनका कन्फ्यूजन था वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो हाइंस के ऊपर बेस्ड था, और हाइंस क्या है, एक मेल कैंडिडेट है, ठीक है। सो कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो बेसिकली मेल्स के ऊपर फिट बैठती है, मेल्स की मॉरल डेवलपमेंट को शो करती है, बट फीमेल्स की या किसी और जो जेंडर है उसकी वो मॉरल डेवलपमेंट शो नहीं करती। सो ये कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। और उनके क्रिटिसिज्म के बाद एक लेडी थी जिसका नाम था कैरोल गिलिगन, ठीक है। उन्होंने अपना एक मॉडल डेवलप किया, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही नेक्स्ट स्टेप है कोलबर्ग के मॉडल का। और ये उन्होंने बनाया था जस्ट टू क्रिटिसाइज कोलबर्ग्स थ्योरी, ठीक है। और इसमें कैरोल गिलिगन ने क्या करा, वुमेन को लेकर एक नई थ्योरी, एक नया मॉडल डेवलप किया, ठीक है। बिकॉज ये जो लेडी थी वो टिपिकल उनकी थिंकिंग थी कि वुमेन्स को भी हर एक थ्योरी में इंक्लूड करना चाहिए, या वुमेन के एस्पेक्ट को भी हमें यहाँ पे शो करना चाहिए। सो कोलबर्ग के क्रिटिसिज्म में उन्होंने अपनी वुमेन्स की थ्योरी क्रिएट की थी, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया था कैरोल गिलिगन मॉडल। सो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि आपको ये जो मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। स्टिल आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड आई होप कि आपको आज भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा हमारी वीडियो से। सो कीप लाइकिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस. So this is Bhavya Rampal signing off. Bye bye.